man stands in contact against inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 3 meter. ये एक hollow cylindrical drum है और ये इसके घूमने की एक्सिस और ये इसके ऐसे चारों तरफ घूम सकता है. ओके. इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट इनर वॉल, रेडियस 3 मीटर. इसका रेडियस 3 मीटर है. 200 आरपीएम, rotating about 200 RPM. Okay. The coefficient of friction between his clothes and the wall is 0.15. यहां पर वो आदमी खड़ा हो गया और ड्रम को घुमाते हैं. ओके. यहां आदमी खड़ा हो गया, ड्रम को घुमाना शुरू कर दिया. अब ये वॉल और ये आदमी, इसके बीच में इन दोनों सरफेस में फ्रिक्शन है और यहां पर उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताता है 0.15. What is minimum rotational speed of cylinder? Okay. What is minimum rotational speed of cylinder to enable the man to remain stuck with the wall? ये आदमी यहां पर खड़ा है. यहां पर हमने इस सिलेंडर को घुमाया और ये जो इसका बॉटम है इसको ओपन कर दिया, इस फर्श को हटा दिया. अगर इस फर्श को हटा देते हैं तो इस आदमी का क्या होगा? नीचे गिरेगा. ओके. जब ये नीचे गिरने लगेगा तो हम क्या करते हैं? इस सिलेंडर को घुमाते हैं. घुमाने से वो आदमी किस तरफ फेंकाएगा? बाहर की तरफ. ओके. इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन है और हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीड आती है और उस आने से ये आदमी नीचे नहीं गिरता. अब पहले तो ये सिचुएशन आपको समझ में आनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर स्पीड आने से आदमी नीचे क्यों नहीं गिरेगा. देखिए, किसी भी चीज पर सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाने के लिए किधर काम करता है? अंदर की तरफ. वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे कौन काम कर रहा है? हमने इसके साथ कोई स्प्रिंग नहीं बांधी हुई है. कौन है जो इसको अंदर की तरफ दबा रहा है? वेरी गुड. ये आदमी जब ऐसा गोल घूमता है, अगर मैं सिलेंडर को आपको ऐसा रखा है, ऐसा करके दिखाता हूं. यहां आदमी खड़ा है. ये आदमी जो यहां पर खड़ा है, जब इसको हम जोर से घुमाएंगे, इस आदमी में ऐसे वेलोसिटी आएगी तो इसको सीधा चला जाना चाहिए. इनर्शिया वेलोसिटी से सीधा नहीं जाकर ये मुड़ता है. कौन दबाता है कि ये मुड़ जाएगा? यस, सिलेंडर की सरफेस उसको दबाती है. ये सिलेंडर की सरफेस. अगर सिलेंडर की सरफेस नहीं हो और हम इस आदमी को फोर्स दें तो ये सीधा जाए. तो मुड़ता किसके कारण है? ये सिलेंडर इसको नीचे दबाता है. ये जो सिलेंडर का फोर्स है, ये यहां सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है. अगर सिलेंडर इसको नीचे दबाता है तो ये आदमी की बॉडी उसको किधर दबाएगी? बाहर की तरफ. तो वहां पर एक एक्शन होता है कि आदमी की बॉडी उसको बाहर की तरफ दबाती है, सिलेंडर उसको अंदर की तरफ दबाता है. ओके. अब अर्थ का फोर्स किधर लग रहा है? वेट, ग्रेविटेशन किधर लग रहा है? नीचे. तो इस आदमी पर एक mg फोर्स काम करता है नीचे की तरफ. mg. आदमी जब ग्राउंड पे गिरेगा तो किस फोर्स के कारण गिरेगा? वो जो यहां पर फोर्स से इसको दबाया जा रहा है या ये इसको ऐसे दबाता है, इस फोर्स के कारण नीचे गिरता है कि mg के कारण? mg के कारण नीचे गिरेगा. अगर हम चाहते हैं कि वो नीचे न गिरे तो हमारा क्रिएटेड फोर्स किधर होना चाहिए? अगेंस्ट mg, यानी किस तरफ? ऊपर की तरफ. तो हमको यहां ऊपर की तरफ एक फोर्स चाहिए. कहां से आएगा? फिर से सुनिए. mg फोर्स के कारण नीचे गिरता है.
नीचे गिरने का अगर उसका इंटेंशन है तो जैसे ही वो नीचे गिरने लगेगा उसको अपोज कौन करेगा? इंटेंशन के अगेंस्ट कौन अपोज करता है? फ्रिक्शन। तो जैसे ही चलने का उसका इंटेंशन होता है कि मैं ऐसे नीचे गिरूंगा ये, तो यहां पर कौन काम में आ जाता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन कहां पर लगेगा? एट द कॉन्टैक्ट। तो यहां कॉन्टैक्ट पर फ्रिक्शन काम करता है ऊपर की तरफ। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन काम करता है। इस फ्रिक्शन को कितना होना चाहिए कि आदमी नीचे मत गिरे? यस, ऑब्वियस है। नीचे का फोर्स कितना है? mg। तो फ्रिक्शन को भी कितना होना चाहिए? mg। ये हमको पता लगा कि फ्रिक्शन को mg होना चाहिए। mg हमको मालूम है कि कितना है, ये ठीक है। इतना हमको फ्रिक्शन चाहिए। अब आप बताएंगे फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू आर। वेरी गुड। तो ये हमने इसको बनाना शुरू किया। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 700 न्यूटन। ये ठीक है। mg 700 न्यूटन, ये हमको फ्रिक्शन चाहिए। तो उस आदमी को संभाल लेगा। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप क्या बता रहे हैं? वी नो दैट फ्रिक्शन इज इक्वल टू, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.15। 0.15 और नॉर्मल रिएक्शन कितना? यहां पर आपको नहीं मालूम है कि नॉर्मल रिएक्शन। अब बताइए, क्या हम mg को नॉर्मल रिएक्शन ले सकते हैं? नहीं। कहां होता है नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। यहां पर ये सरफेस इन कांटेक्ट है और इसके नॉर्मल फोर्स कौन सा होगा? ये वाला फोर्स। ये जो फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन है। ये नॉर्मल रिएक्शन आर। अब ये आर फोर्स कितना है? जिस फोर्स से सिलेंडर उस आदमी को दबा रहा है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि सिलेंडर जिस आदमी को दबाकर उसके मोशन को गोल कर देता है, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो सिलेंडर जो उस पर फोर्स लगा रहा है वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी उसकी क्वांटिटी कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसी के कारण वो आदमी स्पीड में होता है लेकिन सीधा नहीं जाता और ऐसा दबा के उसको गोल कर दिया जाता है। तो हमको ये याद रखना कि चूंकि गोल हो रहा है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? सरफेस। तो इस सरफेस ने इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया। कितना? क्वांटिटी क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की? सेंट्रीपिटल फोर्स की क्वांटिटी बोलिए। mv² अपॉन r। दिस इज क्वांटिटी ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये वाला जो r है ये यहां पर कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। दिस इज म्यू। म्यू कितना है? 0.15। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके फॉर्मूलाज आपको मालूम है। जिसमें एक फॉर्मूला लीनियर वेलोसिटी v है, तो ये कितना होता है? mv² अपॉन r। रेडियस। एक और फॉर्मूला है जो एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हमसे पूछा गया है। व्हाट इज मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द सिलेंडर? रोटेशनल स्पीड हमको बतानी है, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स का। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसको आर ओमेगा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एक आर कैंसल हो जाएगा। तो दिस इज m आर ओमेगा स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला याद रखिए। एंगुलर मोशन से ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा और लीनियर मोशन से ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ओके। ये सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स किसका काम करता है?
रिएक्शन का। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर रिएक्शन का काम कौन करता है, वो वाला फोर्स जिससे ये सरफेस इस आदमी को दबा रहा है या ये आदमी सरफेस को दबा रहा है। और वो फोर्स कौन सा फोर्स है, क्योंकि वो गोल घुमा रहा है, वी नो दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमको मालूम है एम आर ओमेगा स्क्वायर, so that force is mr omega square, so that is reaction is mr omega square। ये अब यहां पर हम इसको रख देते हैं into mr omega square, this is equal to 0.15। अब यहां पर देखिए this is what mu r friction, नहीं म्यू इज इक्वल टू 0.15 और आर किसके बराबर है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। तो ये हमने यहां पर लिखा 0.15 इंटू mr omega square, this should be equal to mg। और आप देखेंगे m की हमको जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, what should be omega, so this is omega square is equal to g upon 0.15 r। ठीक है, g की वैल्यू रख देते हैं 10 अपॉन 0.15 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है उसका 3 मीटर, so this is 3, this is 100 अपॉन 9, किसकी वैल्यू, ओमेगा की, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हुई, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 और 2 का रूट 2, 10 रूट 2 अपॉन 3, हमारा आंसर आया 10 रूट 2 अपॉन 3, दिस इज ओमेगा। ठीक है, ओके, ओमेगा इज 2 पाई एफ, 10 रूट 2 अपॉन 3, ये 2 पाई को नीचे ले आइए, 2 इंटू पाई इंटू 3, तो f इज इक्वल टू, इसके कैंसिलेशन कर देते हैं, दिस कम्स टू 1 अपॉन रूट 2, f इज व्हाट, राउंड पर सेकेंड, और हमको निकालना है राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई, आरपीएम इज इक्वल टू 60 अपॉन रूट 2, 60 अपॉन रूट 2 का मतलब होता है 60 रूट 2 अपॉन 2, दैट इज 30 इंटू रूट 2, और 30 रूट 2 कितना होगा, 42 RPM। This is the minimum speed required for the body to remain stuck। यहां पर उन्होंने
हमको हमारे आंसर का यूनिट नहीं बताया कि आंसर हमको किस यूनिट में देना है। पूछा क्या है हमसे, व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड। तो मिनिमम रोटेशनल स्पीड के हम आंसर उनको अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। एक एसआई सिस्टम में ओमेगा रोटेशनल स्पीड होती है, एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ओमेगा का जो भी आंसर आए दैट इज अवर आंसर, नंबर 1। नंबर 2, हम ये देखते हैं कि इन्होंने रोटेशनल स्पीड के लिए क्या यूज किया है, 200 आरपीएम। तो हम आरपीएम बना के भी दे सकते हैं। तो पहली चॉइस, अगर हम एसआई सिस्टम में आंसर देना चाहें तो हमको ओमेगा तक रुकना है, एंड दिस इज ओमेगा। ओमेगा √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4। 1.4 इंटू 10 कितना हुआ, 14। 14/3 अप्रोक्सीमेटली 15/3 कितना आएगा, 5। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा इज 5। दिस इज अवर आंसर नंबर 1। दिस इज अवर आंसर नंबर 2। तो मिनिमम रोटेशनल वेलोसिटी उसको कितनी चाहिए, 5। ओमेगा इज इक्वल टू 5। ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। तो 5 रेडियन पर सेकेंड। आरपीएम में करेंगे तो कितना आएगा, 42 आरपीएम। ओके, चलो इस गोले के अंदर एक मोटरसाइकिल घूमती है ऐसे। ओके, why the motorcycle does not drop down when he is at the uppermost point। यहां पर मोटरसाइकिल ऐसे उल्टी हो गई और अभी भी ये नहीं गिर रही है। What is the minimum speed required at the uppermost position। यहां पर इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, What is the speed required at the uppermost position so that it does not fall। The radius of the chamber is 25 meter। इसका आंसर आप सबको मालूम है। 2 आंसर हमको इसको देने हैं। नंबर 1, वाई डज नॉट फॉल, इसको गिरने से कौन रोकता है, पार्डन, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है, सरफेस। किस पर, मोटरसाइकिल पर। किस तरफ लगा रही है, नीचे की तरफ। तो आ जाए ना नीचे, कौन मना कर रहा है, गिर जाए नीचे। क्वेश्चन तो यह है कि नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। आप बता रहे हो कि सरफेस नीचे दबा रही है, तो ठीक है, सरफेस नीचे दबा रही है तो गिर जाए नीचे। पार्डन, वेट है, हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे हो। फ्रिक्शन किस किस के बीच, यहां तो ऐसी कोई 2 सरफेस ही नहीं है। सरफेस तो हॉरिजॉन्टल है, फ्रिक्शन या तो इधर काम कर सकता है या इधर काम कर सकता है। और ये नीचे गिरेगा तो कोई फ्रिक्शन नहीं, इसके अगेंस्ट कहां फ्रिक्शन है। हाँ, स्पीड उसकी ज्यादा है, जो आपको चाहिए उससे ज्यादा है, लेकिन फिर नीचे क्यों नहीं गिरता है, कौन, फिर से ठीक से बोलो। सरफेस बाइक को प्रेस कर रहा है, क्यों, सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई फोर्स नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, देखिए आप ये कह सकते हैं कि बाइक सरफेस को प्रेस कर रही है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कौन से फोर्स से प्रेस कर रही है। ऐसा तो कोई फोर्स नहीं होता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए हम लोग इस सिचुएशन को नहीं समझते हैं, इसलिए हमने बड़े आसानी से इसको क्लियर करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हमने एक नए तरह का फोर्स सोचा और उसका नाम रखा सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उस बॉडी को सर्कल में कौन घुमाता है? जो उसको दबा के रखता है। वो उसको, ये सीधी जा रही है, ये इसको दबा के रखता है तो ये गोल घूमेगा। तो ये जो दबाने वाला फोर्स है इसका नाम क्या? सेंट्रीपिटल। जब ये इसको दबाएगा तो ये भी इसको दबाएगा उल्टी तरफ। तो ये जो फोर्स से इसको दबाता है दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ। वो जो दबाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम उसका? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए रिएक्शनरी फोर्स रिएक्शन फोर्स कब पैदा होता है? जब एक्शन का फोर्स होगा। तो इसमें एक्शन का फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रिएक्शनरी फोर्स जनरेटेड व्हेन a centripetal force acts on it. When a centripetal force acts on it. It is equal and opposite. It is equal and opposite to centripetal force. That means it acts in a direction radially outward. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट कौन सा फोर्स काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल। ये कब लगता है? जब सेंट्रीपिटल लगता है। जैसे ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स को हटाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हट जाएगा। जैसे हमने एक पत्थर को धागे से बांधा और उसको ऐसे घुमाया, धागा के कारण, बंधे होने के कारण वो स्टोन सर्कल में घूम रहा है, राउंड में, वो सीधा क्यों नहीं चला जाता? कौन सा फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन है? टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। दैट्स राइट। सेंटर की तरफ, ये सेंटर की तरफ खींच रहा है टेंशन। अगर ये इस स्टोन को इस तरफ खींचता है देन थर्ड लॉ लगाइए। ये धागा स्टोन को, दो बॉडी है, एक्शन रिएक्शन पेयर समझिए। धागा स्टोन को अंदर की तरफ खींचता है तो स्टोन धागे को किधर खींचेगा? बाहर की तरफ। तो ये स्टोन जो है, ये पत्थर इस स्ट्रिंग को बाहर की तरफ खींचता है। ये रिएक्शन का फोर्स किसके बराबर होगा? द फोर्स ऑफ एक्शन, राइट। ये दोनों बराबर। अंदर ये जो टेंशन का फोर्स लग रहा है इसका नाम हमने क्या दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स रिएक्शन का बाहर की तरफ लग रहा है इसका नाम क्या दिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर सेंट्रीपिटल का काम कौन करता है? T। सेंट्रीफ्यूगल का काम कौन करता है? R। जैसे ही हम इस धागे को काट देते हैं तो हमने कौन सा फोर्स खत्म कर दिया? सेंट्रीपिटल। अगर हमने इसको काट के ये सेंट्रीपिटल खत्म कर दिया तो इस स्टोन को इधर आ जाना चाहिए, पर ये इस तरफ नहीं जाता है। किधर जाता है? ये ऐसा सीधा चला जाता है। देखा? तो ये अगर हम ये दोनों फोर्स एक दूसरे को इक्वल कर रहे थे, क्या सबूत है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? आंसर है, उसका सबूत ये है कि ये वाली अगर हम लाइन खींचते हैं, ऑन दिस लाइन this body is neither going in this direction nor it is going in this direction. Why it is not going in either of the directions? That shows the forces must be equal and opposite.
अगर ये बड़ा होता तो ये इधर चला जाता, ये बड़ा होता तो ये इधर चला जाता, पर ना तो ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। दैट मीन्स बोथ फोर्सेज आर इक्वल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो इक्वल की बात होगी। अब हमने इसको जब काट दिया तो ये फोर्स 0 हो गया, तो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बचा, पर ये तो बाहर की तरफ गया ही नहीं। अगर ये बाहर की तरफ नहीं गया, ये तो इस तरफ चला गया, जबकि इसका इधर का कंपोनेंट क्या है, 0। तो ये फोर्स कहां चला गया? पहले दोनों फोर्स लग रहे थे। फिर से सुनिए, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ खींचता है, तो ये वाला स्टोन अंदर क्यों नहीं चला जाता? आंसर क्या है? क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम करता है, इसलिए नहीं जाता। ठीक, अगला स्टेप हमने क्या बोला? ये सेंट्रीपिटल हमने 0 कर दिया, अब तो ये अकेला फोर्स बचा, अब ये बाहर क्यों नहीं जाता? वेरी गुड, यही आंसर है, क्योंकि हमने एक्शन खत्म कर दिया, और सेंट्रीफ्यूगल क्या था? रिएक्शनरी फोर्स। द मोमेंट एक्शन इज ओवर, द रिएक्शन इज ऑल्सो ओवर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो गया। इसका यह मतलब है कि क्या एक्चुअली इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की कोई चीज थी? आंसर है नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं थी। हमने उसको थ्योरेटिकली पैदा किया कि सेंट्रीपिटल अंदर लगता है और वो पत्थर बाहर नहीं जा रहा है, ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, इसलिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए, जो कि एक रिएक्शनरी फोर्स है। ऐसे जो फोर्सेस होते हैं जो एक एक्शन के अगेंस्ट पैदा होते हैं और उतनी ही देर रहते हैं जितनी देर तक एक्शन रहती है, इनको झूठा फोर्स बोलते हैं। एंड वी यूज द वर्ड दैट दीज आर सूडो फोर्सेस। सूडो वर्ड हम लिटरेचर में यूज करते हैं, विच शोज कि झूठा है, दिखता है, होता नहीं है, उसको सूडो कहा जाता है। So this is a pseudo force. Centrifugal force is a pseudo force, while centripetal force we need some real force. टेंशन एक रियल फोर्स है, वो किसका काम कर रहा था? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल के लिए हमको कैसे फोर्स चाहिए? रियल फोर्स चाहिए, और उसके अगेंस्ट जो सेंट्रीफ्यूगल पैदा होगा वो तो फोर्स ही सूडो फोर्स है, उसके लिए हमको कोई फोर्स की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जैसे ही एक्शन स्टार्ट हुआ वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट हमारे एक्सप्लेनेशन को बहुत कन्वीनियंट बना देता है। कैसे कन्वीनियंट बना देता है? हम आगे के लिए याद कर लेते हैं कि कोई भी चीज गोल घूमती है तो उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स काम करता है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ काम करता है, और इस फोर्स के कारण वो बाहर की तरफ जाना चाहता है, जाता नहीं, जाना चाहता है। अगर वो बाहर की तरफ जाना चाहता है तो वो किस पर फोर्स लगाएगा? जिसके कांटेक्ट में है। अगर वो एक रस्सी के कांटेक्ट में है तो रस्सी पर फोर्स लगा देगा, अगर वो एक सिलेंडर के कांटेक्ट में है तो सिलेंडर पे फोर्स लगा देगा, एक कुर्सी पे बैठा हुआ गोल घूम रहा है तो उस कुर्सी पे फोर्स लगा देगा। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता कितना है? mv²/r, ये उसकी कैलकुलेशन। सो कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेक्स इट वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट दैट ए बॉडी इज ऑलवेज प्रेसिंग आउटसाइड। एक्चुअली आउटसाइड कैसे? ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंची, इसको कहां जाना था? यहां जाना था, और हम कहां ले गए? यहां। तो इसका इंटेंशन किधर जाने का है? इधर जाने का है। ये जो इंटेंशन है ना इसका इधर जाने का, ये एक्चुअली है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये यहां जाना चाहती है। ठीक है, इसलिए हम क्या देखते हैं? ये यहां जाना चाहती है तो ये धागा इसको खींच के रखता है, ये ऐसा अंदर खींचता है। इसके कारण इस स्ट्रिंग में क्या पैदा हो गया? टेंशन। क्यों पैदा हुआ? समझ आया? ये तो ये वाला जो फोर्स है, इसी का नाम हम क्या रख देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो फिर से कंसेप्ट क्या याद रखना है? whenever a body is in a rotational motion, there is a force, centrifugal force, acting on the body in outward, radially outward direction. ठीक है? Therefore,
If the motorcycle is moving in this way, when it reaches here, the centrifugal force act upward, centrifugal, and its weight mg act downward. Here mg and centrifugal, they are equal to each other. If they are equal to each other, then what will happen? This will neither move in up direction nor in the downward direction, so it will not fall. क्योंकि mg को किसने बैलेंस कर लिया? Centrifugal force, right? So when motorcycle is on the top, when motorcycle is on the top, downward force mg is balanced by centrifugal force. और centrifugal force कितना? mv square upon r. इसने इसको बैलेंस कर लिया, therefore it does not fall. अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और उठ सकता है कि अगर वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा होगा, mg से भी ज्यादा होगा, फिर क्या होगा? बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों? बाहर जाने की कोशिश करता है, और ऊपर क्या लगा हुआ है? इसके मेटल लगा हुआ है, गोला है। जैसे ही ऐसा बाहर जाने की कोशिश करेगा, एक एक्शन करेगा बाहर जाने का, तो ये क्या कर देगा? उस पर रिएक्शन। वो रिएक्शन नीचे की तरफ करेगा, ये इसको नीचे दबाता है, एंड दिस इज व्हाट? रिएक्शन। तो ये mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस रिएक्शन। और रिएक्शन एक ऑटोमेटिक फोर्स होता है, जितना चाहिए उतना पैदा हो जाता है। तो अगर mg की वैल्यू 100 है तो हमको मिनिमम सेंट्रीफ्यूगल कितना चाहिए? 100। अगर उसने सेंट्रीफ्यूगल पैदा कर दिया 150, तो क्या होगा? ये 50 से और उसको दबा देगा। तो अब नीचे की तरफ इसका वेट काम कर रहा है 100, 50 से इसने दबाया 150 नीचे, और सेंट्रीफ्यूगल कितना पैदा हो रहा है? बाहर फेंकने वाला 150, बोथ आर इक्वल। न ये ऊपर जाएगी न नीचे जाएगी, सीधा चलती रहेगी। इज दिस एक्सप्लेनेशन गुड इनफ? समझ में आ रहा है? ये हमने किससे एक्सप्लेन किया? सेंट्रीफ्यूगल। पर जो अच्छे फिजिसिस्ट होते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल इज ए सूडो फोर्स, ऐसा फोर्स होता ही नहीं है। तो फिर ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये बॉडी नीचे नहीं गिरनी चाहिए? तो आंसर है द फोर्स mg इज कंज्यूम्ड इन मेकिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, ये मोटरसाइकिल यहां से सीधी ऐसे जा रही थी, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, क्योंकि न्यूटन का नियम है कि कोई भी बॉडी मूव करती है तो कैसे जाती है? स्ट्रेट। जब ये सीधी ऐसे जा रही थी तो कौन इसको मोड़कर नीचे लाता है? दिस इज mg। mg नीचे लाता है इसको। ये mg इसको यहां ले आया, फिर और नीचे ले आया, फिर और नीचे ले आया। ये मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। इस तरह से mg इसको नीचे लाता है। तो mg किस काम में आ गया? mg इज कन्वर्टेड इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो गया, इसने इसको गोल घुमाया। तो देयरफॉर हियर इट डज नॉट fall down because mg has been used in centripetal force. So there is no force which can bring it down. तो यहां हम लिख लेते हैं सेकेंड एक्सप्लेनेशन। mg is consumed in rotating action. mg is consumed in rotating action of motorcycle
as centripetal force. Therefore, no force left to bring it down. देखिए, ये दूसरी एक्सप्लेनेशन, इसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल को रेफर नहीं किया, किसको रेफर किया? सेंट्रीपिटल, विच इज ए रियल फोर्स। तो mg हमारा किसमें खर्च हो गया? गोल घुमाने में, इसलिए वो नीचे नहीं ला सकते। समझ में आया? अब ये अगर आपको याद आता है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। ये याद आता है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ये भी ठीक है। करेक्ट? ओके। तीसरा मैं जो बताना चाहूंगा एक और भी है, वो ये है कि mg इस पर काम करता है और ये नीचे आता है, बट बाय द टाइम इट कम्स डाउन ड्यू टू इनर्शिया वेलोसिटी इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये यहां से मोटरसाइकिल यहां तक आया है और mg के कारण ये नीचे भी गिरते जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखिए mg इसको नीचे ला रहा है कि नहीं ला रहा? ला रहा है। और वेलोसिटी इसको सीधा ले जा रही है, mg नीचे ला रहा है, तो जाएगा किधर? रिजल्टेंट की तरफ। और यहां पर रिजल्टेंट बना ऐसा, यहां रिजल्टेंट बना ऐसा, यहां रिजल्टेंट बना ऐसा, यहां रिजल्टेंट बना ऐसा, यहां आया नीचे। तो mg भी काम कर रहा है, नीचे भी आ रहा है और वेलोसिटी से भी जा रहा है। आई कैन एक्सप्लेन इट दैट वे ऑल्सो। पर इतनी सारी एक्सप्लेनेशन आप इकट्ठी याद करेंगे, वी विल गेट कंफ्यूज। एक एक्सप्लेनेशन में दूसरी घुस जाएगी, क्योंकि एक को दूसरी मना करती है। कभी हम बोलते हैं mg है, कभी बोलते हैं कंज्यूम हो गया, कभी बोलते हैं नीचे ला रहा है, कभी बोलते हैं नीचे नहीं ला पा रहा है। इसलिए जो एक आपको समझ में आ गई उसको याद कर लीजिए, दैट इज गुड इनफ। ठीक है? बाद में जब आप बहुत ज्यादा पढ़ने लगेंगे और ये मैटर आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको इधर से कहीं से भी अप्रोच कर सकते हैं। हमको सिर्फ याद ये रखना है कि जब ये ऐसा गोल घूमेगा तो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है? नीचे क्यों नहीं गिरेगा? कोई भी चीज, सेंट्रीफ्यूगल उसको ऊपर उछाल के रखेगा, mg तो ऑलरेडी यूज हो गया इसलिए नहीं गिरेगा, लाइक दैट। कोई भी चीज आप याद रखें। इज दैट गुड इनफ? ओके। अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या था? और व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट द अपर मोस्ट पोजिशन? यहां का v मिनिमम हमको मालूम है। v मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है? v मिनिमम इज इक्वल टू √rg। तो ये मिनिमम वेलोसिटी, और इससे हमने इसको बना दिया, r की वैल्यू ली, g की वैल्यू ली। लेकिन अगर हम ये बताना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला को यूज नहीं करना चाहते, हमने ये बताया कि mg किसमें यूज हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो mg इज इक्वल टू वॉट? mv² अपॉन r। और उसी को एक स्टेप आगे बढ़ाइए, दोनों तरफ से m काटिए, तो v इज इक्वल टू वॉट? √r। ऐसा लिखेंगे हम क्वेश्चन के आंसर में, v इज इक्वल टू, उसी से निकला है, v इज इक्वल टू √rg। r की वैल्यू रखे, g की वैल्यू रखे, एंड वी गेट द आंसर। इस तरह से इसका आंसर निकाल लिया जाएगा। ओके, नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट। यहां पर ए डिस्क रिवॉल्विंग विद ए स्पीड ऑफ दिस आरपीएम एंड इट हैज ए रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक डिस्क है 15 सेंटीमीटर। Two coins are placed at distance 4 centimeter and 14 centimeter. 4 centimeter and 14 centimeter. This is 4 and this is 14. ये दो कॉइन इस पर रखे हुए हैं और इस डिस्क को हमने ऐसे घुमा दिया। ये डिस्क ऐसे घूम रही है, एक यहां कॉइन रखा है, एक यहां कॉइन रखा है। ठीक है? Two coins are placed at distance 4 and 14. The coefficient of friction is this. Which coin will revolve with the record? हमने इसको इस पे चलाया, देखा एक कॉइन रिकॉर्ड पर रखा और दूसरा कॉइन बाहर की तरफ उड़ गया। तो कौन सा कॉइल अंदर रहेगा और कौन सा कॉइन बाहर चला जाएगा, ये हमें बताना।
छोटा डिस्टेंस वाला रहेगा। ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस से देखा है। तो हम इसको फिजिक्स की टर्म में समझाएंगे कि क्यों रहेगा और क्यों जाएगा। ओके, तो आंसर सुनिए। दोनों को जब हम घुमाते हैं, इनर्शिया के कारण दोनों को स्ट्रेट जाना चाहिए एंड दे नीड वन फोर्स, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, टू मूव इन ए सर्कल। जैसे ही हमने इसको घुमाया, ये यहां से ऐसे जाना चाहिए स्ट्रेट, लेकिन ये ऐसा ना जाके ऐसा मुड़ता है। क्यों मुड़ता है? कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इसको घुमाता है। जब इसका इंटेंशन यहां से यहां जाने का था, यहां पर ये आ गया, यहां पर कौन है जो इसको यहां से यहां नहीं जाने देता? ये इसका इंटेंशन है जाने का। तो यहां पर कौन नहीं जाने देता इसको इस तरफ? फ्रिक्शन। ये यहां रखा हुआ है ना, यहां से स्लिप होगा तब तो यहां जाएगा, और स्लिप होने के लिए कौन रोकता है? फ्रिक्शन। इसका इंटेंशन इधर जाने का, स्लिप होने का, लेकिन फ्रिक्शन इसको रोकता है, ये इधर काम करता है फ्रिक्शन। तो इन दिस केस व्हाट इज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन। इन दिस केस centripetal force is friction. ओके, तो फ्रिक्शन इसको कब तक रोक सकता है? आंसर है जब तक इसके बाहर जाने वाला फोर्स, या जब तक इसके सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? फ्रिक्शन इसको अंदर नहीं ला पाएगा। नहीं ला पाएगा तो ये क्या करेगा? बाहर चला जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? स्लिप हो गया। फ्रिक्शन इसको अंदर नहीं ला पाएगा, ये ऐसा चलता जाएगा, बाहर चला जाएगा, स्लिप हो जाएगा, या जनरल भाषा में क्या बोलते हैं? बाहर की तरफ फेंका जाएगा। कौन सा फोर्स होता है जो बाहर की तरफ फेंकता है? mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप सीधा लिख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दूसरी भाषा क्या है? फिजिक्स की करेक्ट भाषा क्या है? दैट सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी विद इन लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी विद इन लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट? v, mv²/r। ओके, ये mv²/r एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? mr⍵²। हमको किसे यूज करना चाहिए? जो कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट कौन सा होगा? दोनों कॉइन कौन सी क्वांटिटी एक समान रखते हैं? इज इट v और इज इट ओमेगा? आराम से सोचिए। देखिए, ये सर्कल के दो पॉइंट हैं, एक ये है A और ये है B। जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो ये इतना घूमेगा और ये इतना घूमेगा, लेकिन एक चक्कर का टाइम तो दोनों के लिए बराबर है। ए ने उतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा? बी की वेलोसिटी ज्यादा। ये वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी। कौन सी? हाँ, लाइन 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 लाइन, लीनियर वेलोसिटी। अब मैं दूसरी बात आपसे पूछता हूं, जितने टाइम में ए ने 360 डिग्री घूमा, उतनी देर में बी कितना डिग्री घूमा? एक ही टाइम में दोनों कितना कितना घूमते हैं? बराबर बराबर। तो एंगुलर वेलोसिटी दोनों की कैसी है? इक्वल। फिर से 2 सेकंड में ए ने 360 डिग्री घूमा, तो 1 सेकंड में कितना घूमता है? 180 डिग्री। ठीक। बी जो है उसी पार्ट का, उसी सर्कल का पार्ट है, इसलिए वो भी कितनी देर में घूम जाएगा? 2 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना डिग्री? तो ए की स्पीड 180 डिग्री पर सेकंड, बी की स्पीड भी 180 डिग्री पर सेकंड। ये कौन सी स्पीड है डिग्री पर सेकंड? एंगुलर स्पीड। कौन सी स्पीड है? तो दोनों की एंगुलर स्पीड कैसी है? एक समान। लेकिन दोनों की लीनियर स्पीड कैसी है? डिफरेंट। समझ में आया? किसी भी बॉडी के पास लीनियर स्पीड भी होती है, घूमती हुई बॉडी के पास, और एंगुलर स्पीड भी होती है। सभी मेंबर जो होते हैं, सबकी कौन सी स्पीड बराबर होती है? एंगुलर स्पीड। क्यों? सब के सब एक ही टाइम में 360 डिग्री पूरा करते हैं।
इसलिए कौन सी स्पीड, एंगुलर स्पीड इक्वल होगी, याद रखिए। कौन सी स्पीड डिफरेंट हो जाएगी, लीनियर डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने बनाया था आर ओमेगा, सबका ओमेगा एक समान है, पर इसका आर छोटा और इसका आर बड़ा, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी बड़ी और इसकी लीनियर वेलोसिटी छोटी। इसको इतना ही रास्ता 10 सेकंड में पार करना है, इसको इतना बड़ा रास्ता 10 सेकंड में पार करना है, तो इसको जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। जल्दी भागना मतलब कौन सी वेलोसिटी बढ़ गई, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन एंगल दोनों ने 360 डिग्री एक ही टाइम में पूरा किया, तो एंगुलर वेलोसिटी इज सेम, लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट, ओमेगा इज सेम, बट ड्यू टू आर डिफरेंट द वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। समझ में आ गया? ओके, ये चीज अब हमको यहां पर समझ में आती है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी की। लेकिन यहां पर हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो ये है कि फ्रिक्शन इसको बैलेंस करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। हम इस फॉर्मूला को चुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों पार्टिकल का, दोनों जो डिस्क रखी हैं उन दोनों का क्या एक समान है, ओमेगा। ठीक है, इसलिए फोर्स सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस। दोनों का मास कैसा है, इक्वल, दोनों का ओमेगा कैसा है, इक्वल। अब इसको देखकर आप बता सकते हैं किसका सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बड़ी है, बताइए, 4 वाले की कि 14 वाले की? 14 वाले की। जब यहां 4 रखेंगे तो छोटी क्वांटिटी बनेगी, 14 रखेंगे तो बड़ी क्वांटिटी बनेगी। इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी लार्ज फॉर दैट वन, 14 वाले के लिए बड़ा होगा। अब एक्चुअल देखते हैं, अगर फ्रिक्शन का फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा है तो क्या होगा, बॉडी बाहर जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। यानी फ्रिक्शन की कैपेसिटी में है कि वो इतना सेंट्रीपिटल फोर्स बना ले। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स की, जितना फोर्स चाहिए उतना फोर्स फ्रिक्शन नहीं क्रिएट कर पा रहा, तब क्या होगा, ये बॉडी बाहर भाग जाएगी स्लिप होके। समझ में आया? तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए? नंबर 1, हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन मालूम होना चाहिए कि वो 10 है, 50 है कि 100 है। दूसरा, हमको सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम होना चाहिए। तब हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर फ्रिक्शन के अंदर है तो नहीं स्लिप होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन कम पड़ जाएगा, बाहर स्लिप हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें निकालिए। ठीक है, क्या क्या निकालना है आपको? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फॉर बॉडी नंबर 1, इसको दे देते हैं बॉडी नंबर 1, इसको दे देते हैं बॉडी नंबर 2। फ्रिक्शन फॉर बॉडी नंबर 1 इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू 4। ठीक है, फ्रिक्शन फॉर म्यू इंटू 4, 4 कितना है, म्यू, सॉरी नॉट रेडियस, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, आई एम मिस्टेकन। Friction is equal to mu into normal reaction. What is normal reaction? mg? Okay. Right. So friction for 1 is equal to mu into m into g. ठीक है? Friction for 1, mu mg. Friction for 2, कोई अंतर नहीं। क्यों? दोनों का मास कैसा है, सेम। म्यू भी कैसा है, सेम, क्योंकि दोनों सेम सरफेस है, तो दोनों के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन एक समान है, म्यू एम जी। ओके, अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना कितना चाहिए? दिस इज इक्वल टू 0.15 इंटू एम इंटू जी, जी को 10 कर दिया तो 1.5 एम। दोनों के लिए फ्रिक्शन 1.5 एम है। अब
दोनों के लिए हम निकालते हैं हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो बोलिए फर्स्ट के लिए रिक्वायरमेंट हमको क्या दिया है, एंगुलर वेलोसिटी की लीनियर वेलोसिटी, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये 100/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इससे हम क्या बना सकते हैं, आरपीएम दिया है तो उससे आप ओमेगा में कन्वर्शन कर सकते हैं। अगर इतने राउंड पर मिनट है तो कितने राउंड पर सेकंड हुआ, गिवन आरपीएम इज इक्वल टू 100/3, देयरफॉर राउंड पर सेकंड, राउंड पर सेकंड कितना हो गया, 100/3 इंटू 60 से डिवाइड किया, ये राउंड पर सेकंड हो गया। और राउंड पर सेकंड ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आ गई तो ओमेगा कितना हुआ, 2 पाई इंटू एफ। दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 100/3 इंटू 60, ये आ गया ओमेगा दोनों के लिए। ठीक है, जो कैंसिल कर सकते हैं कर लीजिए। ये आ गया 10π/9। ये किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर बॉडी नंबर 1 बताइए कितना लेना, m इंटू आर। पहले वाले का आर कितना है, 4, 10⁻⁻²। क्यों लगाया, बिकॉज 4 इज सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, मीटर। ओके, m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर है ना, ओके, इंटू ओमेगा स्क्वेयर। तो ओमेगा स्क्वेयर कितना होगा, 10π/9 स्क्वेयर। ये आ गया फ्रिक्शन 1। देन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स आया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर बॉडी नंबर 2, दिस इज अगेन m r ओमेगा स्क्वेयर। इसका r कितना लेना है, ओमेगा स्क्वेयर, यही रहेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके मुझे बताइए कितना हुआ। ये आपने कैलकुलेशन कर ली पाई और एम के टर्म्स में। ये क्या चीज है, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर 1, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सेकेंड बॉडी। एक चीज याद रखिए, पाई स्क्वेयर प्रैक्टिकली जब हम कैलकुलेशन करते हैं फाइनल स्टेज में आके पाई स्क्वेयर को आप अप्रोक्सीमेटली 10 मान सकते हैं। 10 देख लो, 3.14 इंटू 3.14, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, विच इज वेरी क्लोज टू 10। सो वी कैन टेक इट एज 10। अगर हम इसको 10 मान लें तो कितना कितना हो गया, 10/80। ओके, तो दिस इज 1/8 m। 1/8 कितना होता है, 0.125 m। दूसरे में करिए फिर से, 10 140/80, 140/80, 14/8, दैट इज 7/4। 7/4 कितना हुआ, 1.75 और साथ में n। ये क्या चीज है। अब देखो आप क्या कर चुके हैं अभी तक। सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर फर्स्ट बॉडी कितना चाहिए, 0.125। सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सेकेंड बॉडी कितना चाहिए, 1.75। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला फ्रिक्शन है वो कितना है, किसी भी बॉडी के लिए कितना है, 1.5 m। कंपेयर करिए, तो फ्रिक्शन कौन से सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर सकता है और किसके लिए वो छोटा पड़ रहा है। सेकंड के लिए कम पड़ रहा है,
फर्स्ट के लिए सफिशिएंट है। तो ये डाटा आपको निकालना है कि फ्रिक्शन कितना डेवलप हो सकता है। हमने पहले निकाल के रख लिया कि फ्रिक्शन 1.5 m डेवलप हो सकता है, लिमिट। फिर हमने निकाला हमारी जरूरत क्या है। तो पहले डिस्क के लिए क्या जरूरत है, पहले डिस्क के लिए हमारी जरूरत ये आ गई, दूसरे के लिए हमारी जरूरत ये आ गई। अब हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि फ्रिक्शन किसको पकड़ के रोक के रख सकता है, फर्स्ट को, और सेकंड को नहीं रोक पाएगा। तो कौन स्लिप होगा, सेकंड वाला स्लिप हो जाएगा। समझ आया? और इसका यही हम आंसर लिखेंगे, सिंस फ्रिक्शन इज insufficient for second disc। कौन सी सेकेंड डिस्क, 14 सेंटीमीटर। therefore that disc will slip, सेकेंड डिस्क स्लिप हो जाएगी। इज इट क्लियर? Yes. So let me correct this. Yes. This is equal to 40 upon 80. 40 upon 80 is 0.5 approximately. ठीक है, 0.5। ठीक है, हमारे रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज इट इज 1.5। ठीक है, तो ये इसको करेक्ट कर लीजिए। सो दिस इज हाउ, मेथड समझ में आया आपको? हमको फ्रिक्शन निकालना है, कितना अवेलेबल है, हमारी रिक्वायरमेंट निकालनी है सेंट्रीपिटल फोर्स की। अगर फ्रिक्शन उससे ज्यादा है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बना लेगा, बॉडी स्लिप नहीं होगी। अगर फ्रिक्शन कम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बना पाएगा, बॉडी गोल नहीं घूमेगी। गोल नहीं घूमेगी तो क्या होगा, स्लिप होके बाहर चली जाएगी। So this is how we can make it. Since friction is inefficient for second point, the disc will slip or that point. यानी 14 सेंटीमीटर वाला स्लिप होगा, 5 सेंटीमीटर वाला स्लिप नहीं होगा, whatever is its name. Okay. Rear side of a truck is open and a box 40 kg mass is placed 5 meter away from the cabin, from the open end. ये एक ट्रक है, यहां पर एक बॉक्स रखा है, ये ट्रक आगे की तरफ चलता है। ये यहां एक बॉक्स रखा हुआ है और ये यहां से कितनी दूर है, ट्रक में ओपन एंड से 5 मीटर डिस्टेंस पर इसको रखा गया है। The rear side of the truck is open. Box 40 kg is placed 5 meter away from open end. The coefficient of friction between box and surface is 0.5. Mu is equal to 0.15. इन दोनों के बीच यहां पर म्यू की वैल्यू है 0.15. Okay. On a straight road, the truck starts from rest. Start from rest. काइनेमेटिक्स में स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आपको क्या देता है? U is equal to 0.
जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज कर लेंगे। ट्रक के लिए u इज इक्वल टू 0। ओके, एंड एक्सिलरेट विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एंड एक्सिलरेट विथ 2 meter per second square. At what distance from the starting point does the box fall off the truck? ओके, जब ये ट्रक आगे की तरफ एक्सेलरेट होता है तो बॉक्स अपनी जगह पर रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दोनों सेपरेट होना चाहते हैं, कितने फोर्स से? तो आंसर है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है? ट्रक का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, अगर एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी हुई है और वो मूव करना चाहती है, ये इसके ऊपर ये दूसरी बॉडी रखी है और इसको हम आगे ले जाते हैं। इसको अगर ऐसे स्पीड से आगे ले जाएंगे तो ये गिर जाएगी। ये इसलिए गिरा क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस पैदा हुआ। डिस्टेंस क्यों पैदा हुआ? ये आगे चला गया। ये एक तरीका डिस्टेंस पैदा करने का। डिस्टेंस पैदा करने का दूसरा तरीका क्या है? ये पीछे की तरफ चला जाए, तब भी डिस्टेंस पैदा होगा। तो अगर ये आगे की तरफ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ये पीछे की तरफ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस तो 1 सेकेंड में बराबर ही पैदा होगा। डिस्टेंस बराबर ही पैदा होगा, इफेक्ट दोनों का बराबर ही होगा कि दोनों सेपरेट होते जा रहे हैं। इसलिए हमारा एक ऑप्शन है, हम ये मान लें कि ये बॉडी खड़ी है और ये ऐसे आगे जा रही है सेपरेशन के लिए, या हम ये मान लें कि ये बॉडी खड़ी है और ये ऐसे जा रही है, तब भी सेपरेशन हो जाएगा। यहां पर इन्होंने सेपरेशन के लिए किसको चलाया? ट्रक को चलाया, और ये मानते हैं कि बॉक्स आगे नहीं बढ़ा, बॉक्स पीछे गिर गया। हम ये कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि ट्रक नहीं चला, बॉक्स पीछे की तरफ चला। सेम सिचुएशन, तो उस समय बॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ट्रक का एक्सेलरेशन था। ये तो ये चीज याद रखिए, आगे से आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। दिस इज सूडो फोर्स, क्योंकि ट्रक को बॉक्स को किसी ने धक्का नहीं दिया है, तो बॉक्स पीछे क्यों गिरेगा? ऐसा लगता है कि किसी ने धक्का दिया। हम लोग जानते हैं ना, जो फिजिक्स पढ़ते हैं, कि इनर्शिया के कारण वो अपनी जगह खड़ा है। दैट इज वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। अदर वे एक्सप्लेन करने का क्या है कि ट्रक आगे बढ़ा तो हमने ये सोचा बॉक्स को किसी ने पीछे धक्का मारा, गिर गया पीछे। ठीक है, सोच लो, अगर किसी ने धक्का मारा तो फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन हुआ बॉक्स का? पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू ट्रक? तो आंसर है, जो ट्रक आगे की तरफ बढ़ा उतना ही बॉक्स उससे पीछे हट गया। ये तो दोनों इक्वल हुए। तो हम अब इसको इस तरह से सोचेंगे, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको इस तरह से सोचेंगे। मैं ऐसे 3-4 क्वेश्चन और आपको बनवाता हूं। ओके, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि हमने ये मान लिया ट्रक खड़ा है और बॉक्स का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमको बॉक्स का एक्सेलरेशन मालूम है और बॉक्स का मास मालूम है, तो हम बॉक्स पर लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं। बताइए कितना? फोर्स ऑन द बॉक्स, बॉक्स का मास, वेरी गुड, 40। बॉक्स का एक्सेलरेशन 2। क्या मान लिया हमने? ट्रक खड़ा है, बॉक्स पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ गया।
तो ये कितना हो गया 80 न्यूटन। 80 न्यूटन पीछे की तरफ फोर्स लगता है बॉक्स पे। अब बॉक्स पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए, किस पे डिपेंड करता है? अब तो आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए। किस पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन उससे कम है या ज्यादा है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो बॉक्स नहीं खिसक पाएगा, और अगर लिमिट फ्रिक्शन की लिमिट इससे कम पड़ गई तो क्या होगा? स्लिप हो जाएगा। ये तो समझ में आया? ओके, फ्रिक्शन निकाल लेते हैं कितना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताइए। फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स, दिस इज म्यू इंटू आर, दिस इज म्यू इंटू mg, दिस इज म्यू कितना है 0.15 इंटू m कितना है 40 इंटू g कितना है 10। तो दिस इज हाउ मच 60। ठीक है, 2 0 आएंगे, 15 प्लस इंटू 4 60। फ्रिक्शन का फोर्स है, ये फोर्स है इसलिए क्या है न्यूटन। ये भी फोर्स है न्यूटन। थोड़ा दोनों पे नजर डालिए और बताइए बॉक्स स्लिप होगा कि नहीं होगा। दोनों को देखकर कितना फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सकता है 60। फोर्स कितना लग रहा है पीछे की तरफ 80। तो रुकेगा बॉक्स कि नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। फ्रिक्शन कम पड़ गया तो बॉक्स नहीं रुकेगा, तो क्या करेगा? पीछे की तरफ जाएगा। अब ये बताइए, पीछे की तरफ जब ये जाएगा तो फ्रिक्शन लगता रहेगा कि नहीं लगता रहेगा? कि जीरो हो जाएगा? फ्रिक्शन लगता रहेगा, पीछे की तरफ लगता रहेगा। अगर फ्रिक्शन इसको पीछे खींच रहा है और बॉक्स आगे जा रहा है, तो क्या वो अपना पूरा फोर्स आगे बढ़ने के लिए यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कितना फोर्स यूज कर पाएगा? वेरी गुड, 80 पीछे की तरफ ले जा रहा है और 60 फ्रिक्शन उसको रोक रहा है। देन नेट फोर्स फॉर मूविंग द बॉक्स कितना हो गया 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20। नेट फोर्स ऑन बॉक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 60, 20 न्यूटन। ये नेट फोर्स आ गया। ओके, अब अगर हमने ये नेट फोर्स निकाल लिया तो क्या हम बॉक्स का एक्चुअल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं? वो तो सूडो था फोर्स, अब वो सूडो एक्सीलरेशन था जो कि ट्रक के मोशन के कारण लग रहा था। अब बताइए इसका एक्चुअल एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, बताइए कितना आएगा? एक्सीलरेशन ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। बॉक्स का फोर्स कितना लेना है? नेट फोर्स 20, नेट मास 40। .5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसका नेट एक्सीलरेशन आया। अच्छा, ये बॉक्स का नेट एक्सीलरेशन है, इसका मतलब ये पीछे की तरफ जा रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। कितनी दूर तक जाना है इसको गिरने के लिए? इनिशियल वेलोसिटी क्या है ट्रक के रिस्पेक्ट में? जीरो। एक्सीलरेशन कितना है? तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम, एक्सीलरेशन मालूम है, जो डिस्टेंस कवर करना है वो मालूम है। आप टाइम चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम निकालिए। कितनी देर में पीछे गिरेगा? कितनी देर में पीछे गिरेगा? कौन सा फॉर्मूला? राइट, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस एस।
हाफ ए टी स्क्वायर, ये आया। हाँ, टी की वैल्यू कितनी, 2√5, सबका आया 2√5, ओके श्योर, 2√5 सेकेंड। अभी इसको यहीं रखते हैं, रूट नहीं निकालते, जब आंसर लिखेंगे तब निकालेंगे। ओके, तो ये हमने क्या निकाला, बॉक्स कितनी देर में पीछे गिरेगा। एक्चुअली ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारी बनाने की प्रोसेस है, पर मुझे शुरू करना चाहिए था कि हम इस प्रोसेस से क्यों बना रहे हैं। तो पहले आपको ये सोचना है कि इस प्रोसेस पे हम जाए ही क्यों, हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को देखिए, लास्ट लाइन हमसे क्या पूछा जा रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट द बॉक्स फॉल्स ऑफ द ट्रक। डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, ट्रक का डिस्टेंस कि बॉक्स का डिस्टेंस, ट्रक का। यहां से ट्रक चलना शुरू होता है और ये चलते जाता है 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, वहां जाकर बॉक्स गिर गया। वो पूछ रहे हैं कितने मीटर तक ट्रक चलेगा तब वो बॉक्स गिरेगा। अब हमको क्या निकालना है, एक डिस्टेंस। देखिए थॉट प्रोसेस क्या है, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, जो ट्रक ने ट्रेवल किया वो निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए काइनेमेटिक्स में हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन से, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v फाइनल वेलोसिटी है जो कि हमको नहीं मालूम, इस इक्वेशन को रिजेक्ट कर दो। दूसरा इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ट्रक का u मालूम है, मालूम है, ट्रक का a मालूम है, मालूम है, और क्या चाहिए, t, t नहीं मालूम है, अब मालूम है। तो सुनो, पहले तो हमने क्वेश्चन को देखा ना, क्वेश्चन को देख के हमने क्या सोचा कि हम कहां अटकने वाले हैं, टी चाहिए हमको कि कितनी देर में बॉक्स गिरेगा। फिर हम किसके पीछे पड़ गए, बॉक्स के, कि भैया कितनी देर में गिरोगे। समझ में आया। तो वो जो टाइम हमको मिलेगा वो हमको कहां हेल्प करेगा, ट्रक का एस निकालने में। समझ में आया क्यों टी निकाल रहे हैं हम। इस तरह से आपको शुरू से सोचना है। कहां से सोचना शुरू करना है, क्वेश्चन वाली लाइन देख के, क्वेश्चन की लाइन देखो, बनाना शुरू करो, देखोगे कि एक क्वांटिटी पे आके अटक गए, वो क्वांटिटी हमको चाहिए। फिर हम क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि वो क्वांटिटी कहां से मिलेगी। और यहां हमने क्या देखा कि वो कौन सी क्वांटिटी है, वो टाइम हमको चाहिए जब बॉक्स नीचे गिरेगा, वहां पे खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उस टाइम को निकालने के पीछे हम लगे हैं। अब अगर हमको बॉक्स का टाइम निकालना है तो टाइम के दो फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें टाइम आता है लेकिन बॉक्स का v नहीं मालूम है, इसको रिजेक्ट कर दो। दूसरा फॉर्मूला t का कौन सा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके पीछे लगते हैं। तो अभी जो आपने t निकाला ये किस फॉर्मूले से निकाला, हाँ s, किसका s लेना है, ट्रक का कि बॉक्स का, बॉक्स का, क्योंकि अब हम t किसका निकालना चाहते हैं कि बॉक्स नीचे गिरेगा उसका टाइम। तो बॉक्स को नीचे गिरने के लिए कितना s ट्रेवल करना है, 5 मीटर। तो इसलिए बॉक्स का s कितना होगा, 5। जैसे ही बॉक्स हिलना शुरू करेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी, 0। ठीक है, बॉक्स का s पता है, u पता है, t निकालना है, और क्या चीज बची, a। फिर अटक गए। तो हमको बॉक्स का क्या चाहिए, a। अब बॉक्स का a निकालने के लिए हमने सोचा कैसे निकालें। a का फॉर्मूला हमारे पास है f अपॉन m, f अपॉन m। फिर हमने देखा क्वेश्चन में f और m दिए हैं, क्या n दिया है बॉक्स का। अब हमको कहां पे क्या चाहिए, फोर्स ऑन दी बॉक्स। फोर्स ऑन दी बॉक्स हमने निकाला, कैसे निकाल लिया, एक तो लिया कि जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता है जितने एक्सेलरेशन से उतने एक्सेलरेशन से बॉक्स पीछे जाएगा, इतना फोर्स उस पर लगता है। लेकिन जैसे ही बॉक्स पीछे जाता है उसको अपोज भी कौन करता है, फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स ऑन द बॉक्स माइनस
फ्रिक्शन, ये नेट फोर्स निकलेगा। जब नेट फोर्स निकलेगा तो m से डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, a। अब हम a के लिए रुके हुए थे, उस a से हम क्या निकाल लेंगे, बॉक्स का टाइम, उससे टाइम निकलेगा, उस टाइम से क्या निकालेंगे, ट्रक कितनी दूर गया। ये जब हमने फैसला किया, उल्टा लिखते 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 लिखते, तब हमको समझ आया कि ऐसे आंसर हम देगा। जाके हमको मिल गया, हमको f चाहिए था, f के लिए जो डाटा चाहिए वो दिया हुआ। अब हम अटके नहीं, f से शुरू किया, एक एक सीढ़ी उतरते जाओ, जो सीढ़ी पे चढ़ के आए। f से पहले क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे नेट f। नेट f कैसे निकलेगा, टोटल f माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी नहीं दिया तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम सोचेंगे क्या है, म्यू इंटू आर, उससे हम फ्रिक्शन निकाल लेंगे। f कैसे निकालेंगे, f निकालने के लिए क्या प्रिंसिपल लगाएंगे, जितना एक्सेलरेशन ट्रक का आगे, ट्रक को रोको, उतना फ्रिक्शन, उतना एक्सेलरेशन बॉक्स का पीछे मान लो, सूडो फोर्स, उससे हमने f निकाला। अब सारे स्टेप याद हुए, अब इसको उल्टा कर दो। कहां से शुरू किया, f, f में से किसको माइनस करना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या, म्यू आर। नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स से हम क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन, मास से डिवाइड करके एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन से क्या निकालेंगे, 5 मीटर दूर जाने का टाइम, टाइम आ गया। उतनी देर तक ट्रक चलता रहा, उतने टाइम तक ट्रक चलता रहा तो ट्रक कितना आगे चला गया, उसको निकालेंगे। ठीक है, इस तरह। तो थॉट प्रोसेस पहले आपको एक करनी है। थॉट प्रोसेस कहां से शुरू करते हैं, उस सेंटेंस को पकड़ के शुरू करते हैं जिसमें क्वेश्चन, और उसको आप सीधे सीधे बनाना शुरू करो। देखो, अगर सारे के सारे डाटा दिए हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन आप अटकोगे, कहीं कोई ना कोई डाटा मिसिंग है। उस डाटा के लिए फिर हमको दौड़ना पड़ता है, दूसरे सेंटेंस से ढूंढेंगे। तो ये क्वेश्चन इस लिहाज से अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आप एक चीज को ढूंढने जाएंगे, दूसरी लगानी पड़ेगी, उसको जाएंगे, फिर एक चीज के लिए अटकेंगे। तो हम इसमें कितने स्टेप पार कर चुके हैं, 4, तब जाके हमको वो क्वांटिटी मिली। समझ में आया? इसलिए सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप वापस आना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप हमारे हो गए। कहां तक निकाल लिया हमने, टाइम। बस अब ट्रक का डिस्टेंस निकाल दीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक, s इज इक्वल टू ut प्लस, अब ट्रक का एक्सीलरेशन कितना लेंगे। हाँ, ट्रक को ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन से कोई मतलब नहीं, वो तो अपना एक्सीलरेशन से चल रहा है, और उसका एक्सीलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करिए, टी स्क्वेयर 4 इंटू दैट इज 20। हाँ जी, कितना आ गया, 20 मीटर। तो ये ट्रक, अब सुनो, ये ट्रक जब 20 मीटर दूर पहुंचेगा, टाइम कितना हो चुका होगा, टाइम विल बी 2√5। उस 2√5 सेकेंड में बॉक्स पीछे जाएगा और गिर जाएगा। समझ आया? तो कितनी दूर जाके गिरा बॉक्स, 20 मीटर डिस्टेंस पे पहुंचा, वहां पर जाकर बॉक्स गिर। समझ में आया तरीका? तो इसको एक बार और अच्छे से सोच लीजिए, याद कर लीजिए। दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो असली चीज जो फिजिक्स की आपको ट्रेनिंग लेनी है वो ये है कि थॉट प्रोसेस आपकी अपनी बननी चाहिए। आपको खुद ये सोचना चाहिए कि मेरे को किस क्वांटिटी के लिए हम अटक रहे हैं, उस क्वांटिटी के दूसरे क्या क्या इक्वेशन मुझे याद है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आपको फॉर्मूलाज याद रहे। अगर हमने आपको ये बोला कि हमको एस निकालना है और टी दिया है, तो अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं मालूम तो कैसे करोगे। तो जैसे ही एस और टी, ये 2 क्वांटिटी आपके नजर के सामने आई, अभी तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। उतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई। अब बताइए, अगर वी यू दिया है और टी निकालना है तो क्या यूज करेंगे। यस, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इस तरह की ट्रेनिंग हर इक्वेशन के लिए होनी चाहिए कि देखते ही आपको पता लग जाए कि ये क्वांटिटी दी, ये क्वांटिटी निकालनी है, तो मेरे पास कितने ऑप्शन हैं। टाइम के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होते हैं, 2। कौन कौन से,
v इज इक्वल टू यूटी और s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s के लिए कितने ऑप्शन? 2। इसी तरह से v के लिए कितने ऑप्शन? 2। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इस तरह से आप देख के डिसाइड करोगे कि कौन सी क्वांटिटी में कौन सा इक्वेशन यूज करना। ज्यादा से ज्यादा अगर एक क्वांटिटी नहीं मालूम है तो ठीक है, यूज करिए, उसको और कहीं से ढूंढ के लाएंगे। पर अगर दो अननोन हो गए तो आपको 2 इक्वेशन और बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक सिंपल प्रिंसिपल है कि हमको एक ऐसा न्यूमेरिकल मिला जिसमें एक क्वांटिटी के बारे में पूछा और एक ही क्वांटिटी दी गई है। अब हमारे इक्वेशंस 4 क्वांटिटी के होते हैं, v, u, a, t, 4 में से कितनी मालूम होने से एक निकलेगी? 3 मालूम होने से। और उन्होंने क्या दिया है? एक क्वांटिटी दी है और दूसरी पूछ ली है, यानी सिर्फ एक क्वांटिटी दी है। अननोन कितनी है? 3। लेकिन उसमें भी हमको घबराना नहीं है। क्यों? अगर 3 अननोन क्वांटिटी हमको निकालनी है तो मैथमेटिक्स ने हमको सिखाया है x, y, z 3 अननोन क्वांटिटी के इक्वेशन हम बना सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपके पास 3 इक्वेशन होने चाहिए। x इज इक्वल टू 2y प्लस z, 2x इज इक्वल टू y माइनस z एंड x प्लस y इज इक्वल टू 3z। ऐसा करके 3 इक्वेशन आपको मिले तो आप क्या निकाल सकते हो? x, y, z तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो। जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन सही है। तो जो प्योर मैथमेटिक्स के बेस पर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग यही करते जाते हैं। हमको क्वेश्चन का सिर पैर समझ में नहीं आ रहा है तो भी हम क्या करते हैं, जो चीज समझ में आती है उसका इक्वेशन लिखते चले जाते हैं। इधर से ये इक्वेशन आ गया, इधर से ये इक्वेशन मिल गया, इधर से ये इक्वेशन मिल गया। ऐसे करके हमने देखा कि 6 इक्वेशन हमने इकट्ठे कर लिए। बहुत बढ़िया, मतलब कितनी अननोन क्वांटिटी है हम पता लगा सकते हैं। 6। इस तरह से जो समझ में आता है वो इक्वेशन को स्क्रैबल करते जाइए। थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करिए, क्वेश्चन को देखिए और उल्टा चलना सीखिए कि मुझे क्या चाहिए। वो जो चीज चाहिए उसके इक्वेशन कौन कौन से, उसको ढूंढते। उसमें फिर अटक गए, उसमें क्या चाहिए, उसके इक्वेशन ढूंढते, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। लास्ट में जाके आप देखोगे कि जो आप ढूंढ रहे हैं वो मिलेगा, क्योंकि बनना तो पक्का है, तभी तो क्वेश्चन बना है, इसीलिए जरूर बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे।